वेलकम फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और इंडियन जियोग्राफी की सीरीज में आज हम बात करेंगे भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों की। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मिट्टी के बारे में लगभग सारी जानकारी दे दी थी। मिट्टी की डेफिनेशन हो गई थी, मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया हो गई थी, मिट्टी के टाइप्स अपन ने बताए थे। आज अपन देखेंगे भारत में मुख्य कौन कौन सी मिट्टियां हैं, किस भाग में पाई जाती हैं और उन मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अपन ने देखा था पिछले वीडियो में कि इकार नामक संस्था थी ICAR, जिसने मिट्टी को भारत में 8 मुख्य प्रकार की व 27 गौण प्रकार की मिट्टियों में क्या किया था, विभाजित किया था। ठीक है, तो वो जो 8 मुख्य प्रकार की मिट्टियां हैं उसमें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम एल्यूवियल सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल। क्लियर? अब बात करते हैं इसके निर्माण की। तो इसका निर्माण कैसे होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का जो सबसे प्रमुख निर्माण करता है वो क्या है? वाहित जल। क्लियर? मतलब कुल मिला के अपन देखेंगे इस मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद पदार्थ के निक्षेपण से होता है। निक्षेपण मतलब होता है डिपोजिशन, मतलब एक जगह बिछाकर क्या कर देना, इकट्ठा कर देना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होता है। सबसे पहले क्या होता है? चट्टान, पठारी या पर्वतीय भागों में पानी इस चट्टान को काटता है। काट के चट्टानें आपस में टकराती हैं, जिसमें अपक्षय, अपर्दन और घिसाव होता है। और ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े आपस में सन्निघर्षण करते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूशन करते हैं, और उससे क्या है, महीन आपकी बलुई प्रकृति की क्या बनती है? चट्टानें। जब नदी मैदानी भाग में आती है तो उस अवसाद का वजन ज्यादा हो जाता है और पानी का फ्लो क्या हो जाता है? कम। तो वो अवसाद को अपने किनारे किनारे भागों में क्या करती है? निक्षेपित करती जाती है। ठीक है, अब उस चूर्ण, चट्टान चूर्ण में क्या मिलते हैं? अवशिष्ट पदार्थ मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, तापमान की प्रक्रिया होती है, ठीक है, नमी की प्रक्रिया होती है, जिस कारण कई वर्षों में, कई हजारों लाखों सालों में जलोढ़ मिट्टी का क्या होता है? आपका निर्माण होता है। क्लियर है? अब बात करें भारत में जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाएगी। अब मैंने बताया कि जितनी भी नदियां हैं ये सब क्या करती हैं? आपका घर्षण प्रक्रिया करती हैं, चट्टानों को काटती हैं। तो उनका जितना भी तटीय भाग होगा सभी जगह आपकी क्या मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। ठीक है, तो अगर बात करें भारत में तो देखिए कहाँ कहाँ मिलेगी। जो गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान, ठीक है। दूसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तीसरा महानदी का मैदान, ठीक है। चौथा बात करेंगे कृष्णा नदी का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान, ठीक है। ये बड़ी नदियां हैं जिनके किनारे आपकी क्या मिलेगी? जलोढ़ मिट्टी। छोटी नदियां भी बनाती हैं, पर जब अपन संपूर्ण भारत के संदर्भ में लेंगे तो हम उनको क्या करेंगे? निग्लिजिबल करेंगे। जैसे अपन देखेंगे नर्मदा नदी है, ये भी अपने तटों पर क्या है? जलोढ़ मिट्टी बनाती है, पर ये ज्यादा भूभाग पर नहीं बनाती। कारण क्या है? क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है, मैदानी भाग का निर्माण कम करती है। तो जितनी भी नदियां बड़ी हैं आपकी, ये नदियां, इनके तटों पर क्या मिलेगा? आपका जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। अब बात करें राज्यों की, किन किन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। तो आइए अब अपन राज्यों को देख लेते हैं। यहां पे दिख रहा है, हाँ, तो देखिए सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी कहां मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक किस राज्य में मिलेगी जलोढ़ मिट्टी? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा बात करेंगे अपन बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात,
ये आपके क्या होंगे, मुख्य राज्य होंगे जहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। इसके अलावा ये जो नदियों की घाटियां हैं, ये जिन राज्यों में प्रवाहित होती हैं, तो इनकी घाटियों में भी क्या मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। क्लियर है। अब अगर अपन बात करें कि जलोढ़ मिट्टी का अगर अपन डायग्राम बनाते हैं भारत में तो किस किस क्षेत्र में मिलेगी, तो देखिए अपन यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हिमालयी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगर अपन बात करें डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ फिर आपका सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके निचले वाला भाग आपका जलोढ़ मिट्टी का बनेगा। यहाँ पर एक और भाग छोड़ते हैं अपन, पश्चिमी राजस्थान का। इसको इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, आपकी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इसको अपन थोड़ा सा और छोड़ देते हैं ये। अब यहाँ से अपन लेते हैं, ठीक है, कहाँ, दक्षिणी गुजरात से। दक्षिणी गुजरात से लेंगे तो उत्तरी मध्य प्रदेश कवर करते हुए आपकी क्या मिलेगी, यहाँ पर आपकी जलोढ़ मिट्टी मिलेगी। इसको आगे बढ़ाते हैं अपन डायग्राम को, ये ऐसे जाएगा, यहाँ उत्तर प्रदेश बिहार आपका टच करेगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ से ये क्या कवर करेगा, पश्चिम बंगाल कवर करेगा। इधर बात करेंगे तो मेघालय के उत्तरी भाग से लेंगे तो ये वाला भाग आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला शाइन यूज कर लेते हैं। इसको आप बनाते चलिए हमारे साथ साथ, अपनी कॉपी में नोट करते चलिए ताकि गड़बड़ ना हो बाद में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा भाग अपन को छोड़ना पड़ेगा, साथ साथ बनाते चलिए, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा अपन को छोड़ना पड़ेगा ये भाग। तो ये हुआ उत्तर भारत में आपका कौन सा, जलोढ़ मिट्टी का भाग। अब प्रायद्वीपीय भाग में देखेंगे तो देखिए जो तटीय भाग है, पूर्वी तट और पश्चिमी तट, ये जो सागर से किनारा लगता है, यहाँ पर भी कैसी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पश्चिमी तट में तो उतना ज़्यादा तट चौड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम भाग में दिखाई देगी, इसलिए अपन इसको निग्लिजिबल करेंगे। पूर्वी तट अधिक चौड़ा है, तो पूर्वी तट में अपन देखेंगे जो नदियों का क्या बनता है, डेल्टा, महानदी की डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कावेरी नदी का डेल्टा, इनके डेल्टा में जलोढ़ मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो अगर हम पूर्वी तट की बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी का अपना कोने कोने वाला भाग क्या है, दिखाई देगा। तो इसे भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ये बन गया। तो यहाँ पर अपन पूर्वी तट भी ऐड करते हैं, पूर्वी तट। ठीक है, ये आपका क्या बना, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इतना फैक्ट नोट कर लीजिए। जलोढ़ मिट्टी में अपन आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए अब अपन बात करते हैं कि जलोढ़ मिट्टी के बारे में अन्य प्रमुख तथ्य। तो पहला तथ्य ये है कि भारत में जो कुल मिट्टी क्षेत्रफल है, यदि हम उसको 100% लेते हैं तो सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, जो कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.6% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन रहेगा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, तो क्या टिक मारेंगे, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा क्वेश्चन बनेगा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, तो क्या टिक मारेंगे, उत्तर प्रदेश। तो कितने भूभाग पर पाई जाती है, 43.6% भूभाग पर। और ये भूभाग कितना एरिया कवर करता है, लगभग आपका 15 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया क्या करता है, कवर करता है। 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या करता है, कवर करता है जलोढ़ मिट्टी वाला। ठीक है, इतनी चीज आपकी क्लियर हुई। अब बात करेंगे कि यह जो जलोढ़ मिट्टी है यह किस तरह की होती है, इसका संगठन किस प्रकार का होता है। तो देखिए ये कैसे रंग की होती है,
भूरे रंग की, राख जैसी होती है। कैसी? भूरे रंग की। और इसका हम बात करें संरचना कैसी होती है तो बलुई प्रकृति की होती है, जिसे अपन रेतीली भी कहेंगे, रेतीली या बलुई कहेंगे। क्लियर? मतलब कुल मिला के हम बात करेंगे कि यह मिट्टी कैसी है? बलुई प्रकृति की है। और बालू क्या करती है? पानी अपने अंदर क्या है? रोक कर रखती है, मतलब सोखेगी नहीं। पानी आप एक बाल्टी डालेंगे तो पूरा पानी बलुई मिट्टी में तल पे क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। अत्यधिक पानी डालेंगे तो वही पानी ऊपर आ जाएगा। जबकि काली मिट्टी क्या करती है? पानी को अवशोषित करती है उसके कण, पर बलुई मिट्टी पानी को अवशोषित नहीं करती है, ये अपने अंदर भर कर रखे रहती है। ठीक है ना? तो आपको उत्तर का जितना भी मैदान है यहां पर आपको वाटर लेवल कैसा मिलेगा? ऊपर, ऊंचा मिलेगा। कारण क्या है? क्योंकि एक तो ये नदियां हैं, नदियों के कारण इनमें वर्ष भर पानी रहता है, तो जो आपका वाटर लेवल है ये कैसा रहता है? ज्यादा रहता है। ठीक है? और बलुई मिट्टी पानी अवशोषित भी नहीं करती है, रोक के रखे रहती है, जिस कारण वाटर लेवल, यहाँ आप 3, 4, 5 मीटर का गड्ढा खोदेंगे यूपी बिहार में तो आपका पानी निकल आएगा। ठीक है? जबकि अन्यत्र जगह देखेंगे तो अपन को पानी के लिए काफी गहरा 50, 100, 150, 200 मीटर तक की गहराई तक के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। तो इसकी प्रकृति कैसी? भूरे रंग की और रेतीली प्रकार की होती है। ठीक है? अब देखिए जो उच्च भूमियां हैं, उच्च भूमियों में ये मिट्टी कैसी है? अपरिपक्व है। अपरिपक्व मतलब अभी ये पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुई है। छोटे बच्चे को अपन अपरिपक्व कहते हैं। ठीक है? जबकि जो मनुष्य 18 साल के ऊपर एडल्ट हो जाता है वो परिपक्व हो जाता है। तो उच्च भूमियों में कैसी मिलती है? अपरिपक्व रूप में। जबकि निम्न भूमियों में, निम्न भूमि में ये कैसी मिलती है? परिपक्व रूप में। मतलब उत्पादकता अपन को क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। अब देखिए जितनी भी मिट्टियां हैं, सारी मिट्टियों में सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो क्या टिक मारेंगे आप? जलोढ़ मिट्टी टिक मारेंगे। क्लियर है? अब देखिए इस जलोढ़ मिट्टी को अपन को 2-3 फॉर्म मिलते हैं। कितने फॉर्म मिलते हैं? 2-3 फॉर्म। एक को अपन क्या बोलते हैं? बांगर। दूसरा क्या बोलते हैं? खादर। और तीसरा अपन कंकड़। अपन यहाँ पर 3 फॉर्म पढ़ रहे हैं। ठीक है? अपन जब और पहले विभाजन देखेंगे, भौगोलिक विभाजन, तो वहां पर अपन भाबर प्रदेश देखेंगे, तराई प्रदेश, भोड़ प्रदेश, बांगर, खादर सारे देखे थे अपन ने। यहाँ पर अपन बांगर, खादर और कंकड़ की बात करते हैं। ठीक है? अब ये बांगर और खादर क्या होता है? ठीक है? क्लियर? तो इसे हम देखते हैं, जो हर साल मिट्टी अवसाद, नदियां अवसाद बहाकर लाती हैं प्रत्येक वर्ष। मतलब वो नई कांपू क्ले जिसे बोलते हैं, हर साल एक किनारे, एक के ऊपर एक लेयर में क्या होता है? जमा होता है। जैसे मान लीजिए ये नदी क्या है आपका? बह रही है। ठीक है? ये गर्मी में सिर्फ इतने में बह रही, बरसात में बढ़ के ये इतना एरिया कवर करती है। तो इस एरिया में क्या होती है आपकी? एक नई मिट्टी ऊपर से एक परत बिछ जाती है। फिर नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा? एक परत बिछेगी। ये नई कांप है। और जो नई कांप है उसे हम क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। है ना? ये उपजाऊ होती है ज्यादा। और बांगर क्या है? पुरानी कांप है। जो पुरानी कांप है उसे हम क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। कंकड़ किसे कहते हैं? जैसे नदियां पर्वतों से उतरती हैं तो जैसा ही आपका गिरिपाद क्षेत्र होता है, पर्वतों का निचला क्षेत्र, वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानों को लाकर पटक देती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंकड़ प्रदेश बोलते हैं। ठीक है? तो ये हुआ आपका जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में अन्य और चीज देखते हैं। इसमें मेन चीज अपन देखते हैं किन किन तत्वों की कमी होती है और कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं सब में 3 चीज की कमी पाई जाती है। एक आपके नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और पोटेशियम, इनकी कमी पाई जाती है। इसीलिए पूरे भारत में उर्वरक, रासायनिक उर्वरक के रूप में अपन NPK का यूज करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम।
ठीक है। पोटेशियम की तो कमी सब जगह आपको मिलेगी और नाइट्रोजन की, फास्फोरस कुछ जगह मिलेगा, कुछ जगह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब अपन जलोढ़ मिट्टी में देखते हैं कि कौन कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कौन कौन से तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अपन बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी में जो अधिक या प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उसमें है आपका पोटाश तथा चूना। ठीक है। इनकी क्या है, अधिकता है। अधिकता को ही अपन ज्यादा हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, प्रचुरता। ठीक है। और कमी की बात करेंगे तो कमी किन किन चीजों की पाई जाती है, तो मैंने बताया कि फास्फोरस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, तथा तीसरा इसमें ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है, ह्यूमस पदार्थ की कमी पाई जाती है। ठीक है। इसको अपन एक प्रकार से और जीवांश भी बोलते हैं। ठीक है। जीवांश ध्यान रखिएगा पूछा जाता है, जैसे डायनासोर के जो आपके क्या रहेंगे अवशेष जलोढ़ मिट्टी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कैसी है, नमी वाली मिट्टी है, इसमें अवशेष बचते नहीं हैं, क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। आपको अवशेष ज्यादातर आग्नेय चट्टानों में मिलेंगे, क्योंकि आग्नेय चट्टानों में लावा क्या है, पिघले हुए फॉर्म में रहता है। कोई भी जीव जंतु क्या होगा, उसमें दब जाएगा और लावा क्या हो जाएगा, ठंडा होकर जम जाएगा, तो उसके अवशेष उसमें क्या रहेंगे, जमा हो जाएंगे। जलोढ़ मिट्टी में ऐसा नहीं होता है, नमी के कारण ये अवशेष क्या हो जाते हैं, खराब। तो ध्यान रखिएगा जीवांश की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। अब फसलों के बारे में देख लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी मुख्य फसलें होती हैं। वैसे तो लगभग अपन सभी फसलें उगा सकते हैं आजकल। ठीक है। कारण क्या है, हाइब्रिड बीज आ गए हैं और रासायनिक खाद आ गई हैं, खेती की नई तकनीक है, तो अब तो हिमालय जैसे क्षेत्र में भी हम फसलें उगा सकते हैं। परंतु यदि प्राकृतिक रूप से बात करें तो मुख्य फसल कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो देखिए यूपी, पंजाब, बिहार में आप देखिए क्या क्या ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे धान, ठीक है, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन। क्लियर। ये सारी यहां पर अपन फसलें क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो गंगा के मैदानी भागों में गर्मियों के सीजन में आप देखेंगे तो आप तरबूज, है ना, खरबूज और आपका खीरा, कुल मिला के जिनके अंदर पानी रस पाया जाता है ऐसी सब्जियां भी क्या है आपकी उगाई जाती हैं। तो ये हो गई मुख्य फसलें और ये हो गया किसके बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी अपना यहाँ पे टॉपिक क्या होता है, खत्म। अब जलोढ़ मिट्टी के बाद अपन दूसरी मिट्टी में आते हैं। ये डायग्राम मैं नहीं मिटाऊंगा, ये बना रहेगा, ये अभी अपने फाइनल स्वरूप में आएगा लास्ट में। ठीक है। यहाँ पे अगर दिख रहा हो तो यहाँ पे मैं आपका शो कर देता हूं, दिख रहा है। तो ये जो आपका चिन्ह है ये किसको इंडिकेट करते हैं, जलोढ़ मिट्टी को। ठीक है। अब अपन दूसरी संरचना देखते हैं, लाल मिट्टियां, रेड सॉइल। ठीक है। लाल पीली मिट्टी जिसे कहते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं लाल पीली मिट्टी भारत के कुल कितने क्षेत्रफल या कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है। तो सबसे पहला फैक्ट है आपका, चलिए यहां पे लिख लेते हैं, लाल पीली मिट्टी। चलिए पहले फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो ये कुल क्षेत्रफल के आपके लगभग 18.6% भूभाग पर पाई जाती है। कहीं कहीं 4% भी दिया रहेगा, 3% भी दिया रहेगा, 8% भी दिया रहेगा। ठीक है। आपको मुख्य रूप से 18% मोटा मोटा याद रखना है। क्लियर। तो लाल मिट्टी कितने भूभाग पर पाई जाती है, 18.6% भूभाग पर। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 6.1 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। ये हो गया दूसरा। तीसरी बात करें कि जो भारत के अधिकांश खनिज हैं या खनिज पेटियां हैं
वे इसी लाल पीली मिट्टी वाले भूभाग पर क्या है, पाई जाती है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं कि अधिकांश खनिज किस मिट्टी में आपको मिलेंगे, इसी लाल पीली मिट्टी वाले भूभाग पर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज को, जलोढ़ मिट्टी में खनिज उतनी अधिक मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी कृषि के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। लाल पीली मिट्टी कृषि के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके हिसाब से, खनिज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो पूर्वी भारत की बेल्ट है, ये कैसी बेल्ट है आपकी, खनिज पेटियों वाली। और सर्वाधिक खनिज देखेंगे तो आपको कहाँ, छोटा नागपुर के प्रदेश में पाए जाएंगे, जो को भारत को रूर प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ पर कैसी मिट्टी मिलती है आपकी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, अब लाल पीली मिट्टी का अपन क्या देखते हैं, विस्तार देखते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। तो लाल पीली मिट्टी की अगर बात करेंगे तो यह सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी, विस्तार अपन राज्यों के हिसाब से बात करते हैं, तो सर्वाधिक ये पाई जाती है कहाँ, तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, लाल पीली मिट्टी कहाँ आपका, तमिलनाडु में। फिर तमिलनाडु से अपन चलेंगे तो ये कर्नाटक के भाग में मिलेगी। कर्नाटक के बाद देखेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं, आंध्र प्रदेश के बाद तेलंगाना, फिर आपको पूर्वी मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड व पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में। पश्चिम बंगाल का कौन सा एरिया, ये दक्षिण पश्चिम वाला एरिया आपका मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा पश्चिम बंगाल नहीं मिलेगा, हुगली साइड नहीं मिलेगा, दक्षिण पश्चिम एरिया में आपके लाल पीली मिट्टी का क्या मिलेगा, विस्तार मिलेगा। क्लियर है? तो अपन अब इसको डायग्राम में शो करेंगे। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, तो चलिए आइए देखते हैं। नहीं, अभी इसको डायग्राम रोकते हैं क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि बीच में भी काली मिट्टी भी आएगी। अभी विस्तार लिखे रहने दीजिए, पहले सब हो जाए तो जो बचेगा वो अपना किसका आ जाएगा, लाल पीली मिट्टी का। अब बात करते हैं लाल पीली मिट्टी के किसका, अपन संगठन या संरचना देखेंगे। तो देखिए, जो लाल पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है ये कठोर चट्टानों से हुआ है। ठीक है, कैसे हुआ है, कठोर, जो आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट नीच चट्टानें हैं उनमें अपक्षय अपर्दन क्या हुआ, शुरू हुआ। अपक्षय अपर्दन से चट्टानें टूट के जमीन पर बिखरी और धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, तापमान की प्रक्रिया हुई, आपका बारिश हुई, इसमें जीवाश्म मिले। ठीक है, इसमें शुष्क नमी हुआ, तो धीरे धीरे अपर्दन और किससे, निरंतर प्रक्रिया से क्या बनी, लाल पीली मिट्टी बनी। जहां जहां पर लोहे के ऑक्साइड की अधिकता पाई गई है ना, आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, वहां पर इसका रंग कैसा है, गाढ़ा लाल है। और कुछ जगहों पर इसका रंग कैसा है, पीला है। क्योंकि आप जब जंग देखेंगे, कोरोजन, तो कोरोजन जंग को देखेंगे तो वो जब सूखती है तो येलो कलर का दिखता है, और वैसे उसको घिसा जाए तो रेड कलर का दिखता है। तो इसीलिए इसे हम लाल पीली मिट्टी बोलते हैं, क्योंकि कहीं कहीं इसकी प्रकृति लाल है और कहीं कहीं पर कैसी दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है। तो देखिए, इसका जो निर्माण हुआ है किन चट्टानों से हुआ है, तो जो आर्कियन क्रम की कैसी चट्टानें थी, ग्रेनाइट, नीस और जो आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, इनसे क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। और ज्यादातर लाल मिट्टी का भूभाग आपका गोंडवाना क्षेत्र पर ही आपको क्या है, मिलेगा। जैसे जलोढ़ मिट्टी, इसमें गोंडवाना क्षेत्र पर सिर्फ तटीय वाला भाग मिलता है। ठीक है, बाकी गोंडवाना क्षेत्र में नहीं आता है, जबकि लाल पीली मिट्टी का पूरा विस्तार कहाँ दिखेगा, गोंडवाना क्षेत्र में। एक और बता देता हूं आपको जानकारी, जो भारत का रेड कॉरिडोर है, लाल सलाम वाला कॉरिडोर है ना, नक्सली कॉरिडोर, वो आपको इसी लाल पीली मिट्टी पर दिखाई देगा। क्योंकि जो नक्सल प्रभावित आपके राज्य थे,
पश्चिम बंगाल का जो नक्सलवाड़ी गांव था वहीं से ये नक्सल आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो पश्चिम बंगाल से झारखंड, दक्षिणी बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक ये आंदोलन क्या हुआ, विस्तारित हुआ। जंगली क्षेत्र था, लाल पीली मिट्टी थी। अब लाल पीली मिट्टी अधिक तक उपजाऊ थी नहीं, और जो जनजातियां थी वो जंगलों में रहती थी, वहीं से क्या करती थी, अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी के साधन है वो प्राप्त करती थी। अब सरकार ने क्या किया, औद्योगिकीकरण चालू किया, तो बहुत से आपकी जो खदानें हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां स्थापित हुई, और इनको जंगलों से क्या किया गया, विस्थापित किया गया, हटाया गया। ना इन्हें रोजगार मिला, ना शिक्षा मिला, ना बेसिक सुविधाएं मिली। तो इन्होंने उस लिए क्या किया, आंदोलन। बाद में ये आंदोलन राजनीति के प्रभाव में आकर कैसा बन गया, हिंसक बन गया, और इसमें हत्याएं होने लगी। अब ये कैसा हो गया, देश विरोधी एक प्रकार से हो गया। ठीक है, तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सरकार, राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों प्रयास करती रहती हैं, इनसे लगातार बात करती हैं, इनके लिए स्कूल अस्पताल बनवाए जाते हैं ताकि ये लोग आत्मसमर्पण कर दें तथा ये आंदोलन क्या हो, समाप्त हो। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी किससे संबंधित है आपका, यहां लिख देता हूं, रेड कॉरिडोर से। ठीक है, इतनी चीज आपकी क्लियर हुई। अब एक चीज अपन देखे थे, इसका लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, जिसे अपन क्या बोलते हैं, FeO। ठीक है, जिसे अपन फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, फॉर्मूला हालांकि अलग अलग होता है, तो फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड भी अपन क्या है, कहते हैं। ठीक है, ये FeO होता है, Fe2O3 भी होता है, Fe2O4 भी होता है। ठीक है, जब अपन खनिजों में लौह अयस्क पढ़ेंगे तब ये चीज आएगी। ठीक है, तो लाल रंग क्यों होता है, आयरन के ऑक्साइड की अधिकता के कारण होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी गठन संरचना कैसी है। ठीक है, तो देखिए ये जो इसके गठन की बात करेंगे, ये ठोस चट्टानों से बनी है। कैसी, ठोस चट्टानों से। तो जो अगर इसका अपन डीला उठाएंगे तो उसमें क्या है, छिद्र दिखाई देंगे और भंगुर प्रगति की दिखाई देगी। भंगुर अर्थात मतलब अगर हम उसको ऐसे ऊपर से लेके पटक देंगे तो ये छोटे छोटे महीन टुकड़ों में क्या होती है, टूट जाती है, जैसा कि आपका कांच होता है। ठीक है, ये चिपचिपी नहीं होगी, इसमें कीचड़ नहीं होगा, पानी ज्यादा नहीं सोखती है ये। ठीक है, पानी क्या है, कम सोखती है। तो कैसी होती है ये, भंगुर प्रकृति की। ठीक है, कैसी होती है, भंगुर प्रकृति की होती है। ठीक है, अब बात करेंगे, कहीं कहीं पर इसमें दो चीज होता है, एक तो कार्बोनेट अत्यधिक मात्रा में क्या है, मिल जाता है, क्या, कार्बोनेट। अब ये कार्बोनेट क्या है, तो अपन पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, अयस्क का ही फॉर्म है। तो जहां पर कार्बोनेट अधिक मिल जाएगा वहां पर इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, एसिडिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कार्बोनेट कहाँ है, घुलन है, घुलन कार्बोनेट मिलता है तो अपना क्या मिलता है, लवण। लवण मतलब आपका नमक। तो कहीं कहीं ये लवणीय स्वभाव में दिखाई देती है और कहीं कहीं कैसी दिखाई देती है, एसिडिक दिखाई देती है। ठीक है, तो ये था क्या आपका लाल पीली मिट्टी। क्लियर है। अब लाल पीली मिट्टी में अपन देखेंगे किस किस चीज की कमी होती है और किस किस चीज की अधिकता होती है। ठीक है, तो अधिकता आपको एक चीज की तो स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, लोहे की। तो पहली चीज अधिकता किसकी दिखाई देगी, लोहे की। इसके अलावा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के जो अयस्क होते हैं उनकी अधिकता दिखाई देगी। और आपका चूने की प्रधानता भी कुछ क्षेत्रों में दिखाई देती है। ठीक है, अब बात करेंगे कमी किन किन चीजों की होती है, तो मैंने वही 3 कॉमन चीज होगी। ठीक है ना, पहली चीज जीवांश, दूसरा नाइट्रोजन और तीसरा फास्फोरस। सेम वही जो आपका किसमें थे, जलोढ़ मिट्टी में थे। क्लियर है। अब बात करते हैं फसलें कौन कौन सी मुख्य रूप से पाई जाएंगी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी की मुख्य फसलें,
प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल में सबसे पहली बात करते हैं तंबाकू। ठीक है, तंबाकू कैसी है? वाणिज्यिक फसल है ना, खाद्यान्न फसल नहीं है। कैसी है? वाणिज्यिक फसल है। ठीक है, तो तंबाकू आपका आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र में पाई जाएगी। वहीं आपका तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी दिखेगा राजमुंदरी में। तो तंबाकू यहाँ की क्या है? मुख्य फसल है। तंबाकू के अलावा देखेंगे तो मोटे अनाज में क्या मिलेगा आपका? बाजरा। ठीक है, मोटे अनाज उगते हैं ऐसे मिट्टी में। क्लियर, क्योंकि अधिक उपजाऊ नहीं होती है। फिर तीसरी चीज देखेंगे तो आपका तीसी, कोदो, कुटकी, ये सब मोटे अनाज हैं। ये कभी कभी अपने यहाँ त्योहारों में यूज किए जाते हैं ना। पसही का चावल है ना, लाल लाल चावल होता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे चावल की कई प्रजातियां क्या है आपकी पाई जाती हैं। क्लियर, इसके अलावा लाल मिट्टी पर देखेंगे अपन ज्वार। ठीक है, मूंगफली भी उगाई जाती है। वैसे तो मूंगफली काली मिट्टी में होती है, पर लाल मिट्टी में भी क्या है उगाई जाती है। तो यह हो गई क्या इसकी प्रमुख फसलें। ध्यान रखिएगा जितना भी मोटा अनाज है वो आपका लाल पीली मिट्टी की क्या है मुख्य फसल होगा। तंबाकू विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्या है आपका पूछा जाता है। ठीक है ना, मोटे फसलों में आप जैसे मक्का ले सकते हैं, है ना। तो ये हो गई क्या इसकी मुख्य फसल। तो ये क्या थी आपकी लाल पीली मिट्टी। अभी अपन इसका डायग्राम नहीं बनाए हैं, अभी बना देंगे। क्लियर, चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मिटा के आगे बढ़ते हैं। ले लिए, चलिए अब लाल मिट्टी के बाद आते हैं काली मिट्टी। किस पे आते हैं अपन? काली मिट्टी, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक सॉइल। अब जैसा कि इसका नाम क्या है काली मिट्टी, मतलब इसका रंग क्या होगा? काला होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका रंग आखिर काला क्यों होता है। क्लियर, तो अभी अपन देखते हैं आगे इसका रंग क्या है, काला क्यों होता है। सबसे पहले इसके अपन अन्य नाम भी देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। काली मिट्टी को अपन रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। ठीक है, इसके अलावा इसे हम काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, या कपासी मिट्टी या काली कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास इस मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए हम इसे क्या काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है, इसके अलावा हम इसे उष्णकटिबंधीय चारनोजम भी कहते हैं। क्योंकि काली मिट्टी अधिकतर कैसे क्षेत्र में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो इसे हम और क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय चारनोजम मिट्टी भी कहते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा काली मिट्टी के सारे फैक्ट अपन लेकर चल रहे हैं। क्लियर, अब बात करते हैं कि काली मिट्टी किन किन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब पहले बात करते हैं क्षेत्र, तो अपन देखते हैं आखिर ये बनती कैसे है। ठीक है, तो काली मिट्टी का जो मुख्य स्रोत है जिनसे ये बनती हैं, ये क्या है? आग्नेय चट्टानें। कैसी चट्टानें? आग्नेय चट्टान, जिसे हम क्या कहते हैं? इग्नीशियस रॉक। क्या कहते हैं? इग्नीशियस रॉक। अब ये आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? तो देखिए जो अपने एक्टिव वॉल्केनो हैं, है ना, वर्तमान स्वरूप में क्या देखेंगे? एक्टिव वॉल्केनो है। इस एक्टिव वॉल्केनो से क्या निकलता है? लावा। लावा को अपन क्या कहते हैं? मैग्मा। और ये लावा बहकर बहुत दूर दूर तक क्या होता है? आपका फैल जाता है। ठीक है, ये लावा कैसा होता है? तरल गरम
है ना। तरल मतलब एकदम तरल नहीं होता, हल्का मोटा होता है, गाढ़ा, जैसे अपन डामर को देखेंगे, जैसे अपन फेविकोल, ऐसा पदार्थ होता है जिसका तापमान बहुत अधिक रहता है। अब इस लावा में क्या क्या रहता है, तो पिघली हुई चट्टानों के कण रहते हैं, गैसेस रहती हैं, ये सारी चीजें। अब ये लावा बह के बहुत दूर दूर तक क्या हो जाता है, फैल जाता है। धीरे धीरे ये लावा क्या होता है, ठंडा होता है और जमना चालू होता है। जमता है तो इसकी एक बड़ी कठोर प्रकृति बनती है। जैसे आप प्लास्टिक को पिघलाओ और उसको जमाओ, देखो कितना कठोर हार्ड प्लास्टिक बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये लावा कठोर चट्टान, अब देखिए एक परत आई जमी, फिर दूसरी परत जमी, तीसरी परत, चौथी परत, पांचवी परत, क्योंकि वोल्केनो तो क्या है, लगातार अपना लावा छोड़ता जा रहा है, तो इससे बहुत बड़ी क्या होती है, आपकी मोटी परत बनती है आग्नेय चट्टान की। अब ये आग्नेय चट्टान की एक कठोर परत बनी। अब इस पे क्या होना चालू होता है, अपर्दन, है ना। अपर्दन कैसे होगा भाई, पृथ्वी के दबाव और आंतरिक तापमान से अपर्दन होगा, ठीक है। जल द्वारा अपर्दन होगा, वायु द्वारा अपर्दन होगा, मानवीय क्रियाओं द्वारा अपर्दन होगा। जब इसका अपर्दन होता है तो इससे जो मिट्टी बनती है वो काली मिट्टी बनती है। कारण, क्योंकि ये मैग्मा कैसा रहता है, काले रंग का रहता है, जमने के बाद ब्लैक कलर का हो जाता है, तो इससे जो मिट्टी बनती है वो क्या बनती है, काली मिट्टी, ठीक है। तो ये था अपना क्या, निर्माण प्रक्रिया काली मिट्टी की। तो भारत में ज्वालामुखी जो था वो कहाँ था, पहले अपन देखते हैं कि जो महाराष्ट्र में लोनार झील थी, क्या थी, लोनार झील, यहाँ पर पहले क्या था, एक ज्वालामुखी था, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, आपका लावा निकला था, जो भारतीय भूभाग में, भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग में क्या है, विस्तृत हुआ था, और उससे जो मिट्टी बनी अपनी काली मिट्टी बनी। तो अपन मुख्य रूप से जो काली मिट्टी देखेंगे वो आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के राज्य में मुख्य रूप से दिखाई देगी, जो दक्षिणी राजस्थान तक क्या होती है, विस्तारित होती है, ठीक है। अगर अपन यहाँ बात करेंगे तो ये मिट्टी आपको यहाँ कुछ ऐसे विस्तृत भूभाग में क्या है, दिखाई देगी। एक सेकेंड, ये ऐसे यहाँ से कहाँ आएगी, दक्षिण की ओर, और ये कुछ ऐसे। इस भूभाग में मुख्य रूप से क्या दिखाई देगी, आपकी काली मिट्टी दिखाई देगी। डायग्राम साथ में आप बनाते चलिए, मैं आपको बताता चलता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी और डिस्टरबेंस नहीं होगा। ये मुख्य भूभाग बना आपका किसका, काली मिट्टी का, ठीक है। इसके अलावा भी थोड़ा देखेंगे दक्षिण में काली मिट्टी, और भी कई भूभागों में थोड़ा बहुत मिलेगी, जिनको अपन यहाँ पर क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। जैसे ये अपन जो गुजरात का एरिया छोड़े थे, यहाँ पर भी आपको क्या दिखाई देगी, काली मिट्टी। थोड़ा सा इस क्षेत्र में भी क्या दिखाई देगी, आपको काली मिट्टी दिखाई देगी, है ना। छोटा नागपुर का जो दक्षिण वाला भूभाग आपको दिखाई देगा, क्लियर। इसके अलावा अपन बात करेंगे तो मेघालय से सटे हुए भाग में भी यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगी, काली मिट्टी दिखाई देगी, ठीक है। तो अपन एक बॉक्स किसका बना लेते हैं, काली मिट्टी का। क्लियर। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं कि काली मिट्टी, क्लियर, काली मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है, या इसका क्षेत्रफल देखेंगे कितने भूभाग में है। तो देखिए भारत के कुल मिट्टी क्षेत्रफल के लगभग 16.6% भूभाग पर क्या है, पाई जाएगी। कितने भूभाग पर, 16, मतलब ये तीसरा सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है। पहले नंबर पर जलोढ़, दूसरे नंबर पर लाल पीली, और तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी, काली मिट्टी। यदि बात करें क्षेत्रफल की तो लगभग ये 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्तृत है। कितना, 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या है, विस्तृत है यह मिट्टी, ठीक है। अब बात करें विस्तार, किन किन राज्यों में पाई जाती है, इसकी बात करेंगे विस्तार। तो सबसे पहले पूछेगा कि काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, महाराष्ट्र, है ना। तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाएगी, महाराष्ट्र में। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, लाल पीली मिट्टी तमिलनाडु, और आपकी काली मिट्टी कहाँ, महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के अलावा अपन देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ मिलेगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, फिर पूर्वी गुजरात, पूर्वी गुजरात, मतलब एक बात करें इसमें अपन एक क्षेत्र लिख देते हैं मालवा पठार, कौन सा पठार, मालवा पठार, ये मुख्य भूभाग है। कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से काली मिट्टी का कौन सा क्षेत्र है, तो वहां पे लिख सकता है मालवा पठार, दंडकारण्य का पठार, है ना, या पोतवार का पठार, या तमिलनाडु का पठार, तो आप क्या टिक मारेंगे, मालवा पठार, क्योंकि मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य में क्या है आपका, विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे दक्षिणी राजस्थान, राजस्थान का कैसा एरिया, दक्षिणी, ठीक है, जो गुजरात व मध्य प्रदेश के मध्य स्थित है, वहां पर भी क्या मिलेगी आपकी, काली मिट्टी। ठीक है, फिर थोड़ा सा ये कहाँ मिलेगी आपका, नीचे देखेंगे तो कर्नाटक, है ना, कर्नाटक के कुछ भूभाग में दिखाई देगी। तो ये मुख्य राज्य हैं किसके, आपके काली मिट्टी के। अब देखिए थोड़ा सा तो अपन को मेघालय में भी दिख रही है, थोड़ा झारखंड में भी दिख रही है, इधर गुजरात, इधर कर्नाटक, और भी कई जगह पाई जाती है। ऐसा नहीं कि जितना डायग्राम यहाँ बन रहा है उतने में मिलेगी, पर अपन क्या है पूरा भारत ले रहे हैं। अब अपन एक एक 2-2 किलो 3-3 किलोमीटर के एरिया तो दर्शा नहीं सकते, तो अपन मोटा भूभाग देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पाई जाती है। जैसे अपन शादियों में मेहमानों की लिस्ट बनाते हैं तो अपन मोटा मोटा औसत लेके चलते हैं कि भाई 1000 लोगों का खाना बनवा लो, है ना, एग्जैक्ट अपन थोड़ी ना बोलते हैं कि नहीं 833 लोगों का खाना बनाओ, नहीं 833 एस्टिमेटेड है, तो अपन 20-50 आगे पीछे लेकर चलते हैं, पीछे तो नहीं आगे ही लेकर चलते हैं, तो अपन 1000 लोगों का खाना बनाओ, इसमें भी अपन औसत लेकर चलेंगे। पूरी आपको जियोग्राफी में चीजें औसत लेकर क्या है चलनी है, क्लियर। अब देखिए इसकी बात करते हैं संरचना के बारे में, इसकी संरचना बड़ी मुख्य है। ठीक है, अब इसकी संरचना में देखेंगे तो इसमें पानी अवशोषण करने की शक्ति सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर आप काली मिट्टी भूभाग में हैं और बरसात में आप फंस गए तो आपकी गाड़ी उसी मिट्टी में धंस जाएगी। ठीक है, मतलब अपन बात करें कि देखिए काली मिट्टी कैसी होती है, जब यह कठोर होती है, सूख जाती है, कैसी हो जाती है, सूख जाती है, तो ये कैसी हो जाती है, कठोर, इतनी कठोर हो जाती है कि आप इसको मार दो तो सिर भी फट सकता है। ठीक है, और इस पे क्या पड़ जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं। जैसे बड़ा सा मिट्टी का भूभाग है, जब ये सूखती है तो क्या होती है, संकुचित होती है, संकुचित होती है तो इसमें क्या पड़ जाती हैं, दरारें, और ये दरारें 1-1 मीटर तक गहरी हो सकती हैं। ठीक है, तो सूखने पर यह कठोर डल्लीदार, है ना, कैसी, डल्ले डल्ले बन जाते हैं इसमें, जैसे गुड़ का आपका डल्ला होता है ना, ऐसे डल्लीदार, कठोर और दरारें पड़ जाती हैं। तथा भीगने पर जब इसमें अपन पानी डालेंगे तो ये कैसी हो जाएगी, अत्यंत चिपचिपी हो जाएगी, है ना, इसमें क्या होगा, कीचड़, भयंकर वाला कीचड़, ऐसा कीचड़ की छुटाए ना छूटे। ठीक है, तो कैसी हो जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, सूखने पर ये कैसी होती है आपकी, डल्लीदार होती है, कठोर होती है, वह दरारें पड़ जाती हैं। तथा गीली होने पर कैसी हो जाती है आपकी, चिपचिपी हो जाती है। क्लियर है। अब देखिए इन दरारों के पड़ने के कारण ये क्या होती है, जैसे मिट्टी क्या हुई, एक बार संकुचित हुई तो क्या हुई, इतनी सी हो गई, फिर पानी पड़ा तो फैलना चालू हुई, तो फिर क्या हुई, फैलते फैलते इतनी, तो इसमें क्या हो जाता है, स्वयं संकुचन व फैलाव के कारण इसे स्वयं जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वयं जुताई वाली मृदा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी को स्वयं जुताई वाली मृदा कहते हैं, तो आप क्या टिक मारेंगे, काली मिट्टी टिक मारेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए। आइए अब देखते हैं इसमें किस किस चीज की कमी और किस किस चीज की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे अधिकता इसमें किसकी किसकी पाई जाती है। तो देखिए अधिकता की बात करेंगे तो इसका काला रंग लोहे के ऑक्साइड के अधिकता के कारण होता है। ठीक है, तो लोहे की क्या मिलेगी, अधिकता मिलेगी। क्लियर है, लौह एस की क्या मिलेगी, अधिकता मिलेगी। लौह एस के बाद बात करेंगे तो
कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता मिलेगी। किसकी? आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की क्या मिलेगी? अधिकता मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो पोटाश की अधिकता मिलेगी। ठीक है। एल्यूमिनियम के एस की अधिकता मिलेगी, है ना। इसमें ज्यादा अपन को प्रचुर मात्रा में क्या मिलेंगे? खनिज मिलेंगे। ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, ठीक है ना, इसमें क्या बनेगा? Al2CO3। ठीक है। ये क्या बनेगा? CaCO3। मतलब कुल मिला के जो कार्बोनेट है उसकी अधिकता दिख रही है, लोहे और पोटाश की अधिकता दिख रही है। ठीक है। अब बात करेंगे कमी किस किस चीज की होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी मिलेगी, फास्फोरस की कमी मिलेगी और जीवांश पदार्थों की क्या मिलेगी? कमी मिलेगी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इन तीन चीजों की क्या मिलती है? कमी। सॉरी, इसको जीवांश नहीं, इसको अपन जैविक पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैविक पदार्थ। जीवाश्म तो इसमें मिलते हैं, जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गए? इसमें अधिकता व कमी। ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस सब में कॉमन आपको लगभग मिलेगा। क्लियर है? फिर अपन देखते हैं कि इस मिट्टी की अपन क्या देखेंगे? प्रमुख फसलें। ठीक है। अब यूं तो ये वैसे उर्वरक है ना। कैसी है मिट्टी? उर्वर मिट्टी है, पर जलोढ़ मिट्टी से थोड़ा कम उर्वर है। लाल पीली से ज्यादा और जलोढ़ मिट्टी से कम। अब उर्वरता के कारण इसमें कई प्रकार की क्या है? फसलें पाई जाती हैं। इनकी फसलें ध्यान रखना है। सबसे प्रमुख फसल इसकी क्या है? कपास। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कपास इसकी सबसे प्रमुख फसल है। कैसी है? आपकी व्यावसायिक फसल है। अपन देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में कपास उगाई जाती है। और इसी कपास अधिक उगाने के कारण यहाँ पर क्या है? बहुत सारी आपकी कपड़ा मिल स्थापित हैं। ठीक है। ध्यान रखिएगा। ठीक है। कपास के अलावा यहाँ पे देखेंगे तो आपका चना भी उगाया जाता है, आपका सोयाबीन। ठीक है। क्या? सोयाबीन। केला उगाया जाता है ना। आप देखेंगे भुसावल और दक्षिणी मध्य प्रदेश का भाग कैसा? केले की खेती की जाती है। पूरे के पूरे खेत लगाए जाते हैं किसके? आपके केले के। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे खट्टे फल, है ना। आप नागपुर चले जाइए, पुणे चले जाइए, संतरा वगैरह की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है। तो खट्टे फलों की खेती की जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसमें अपन क्या है? गेहूं भी उगा सकते हैं। क्या उगा सकते हैं? गेहूं भी। मतलब खाद्यान्न फसलों के लिए भी ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो कपास पे अधिकतर ध्यान रखिएगा। कपास और सोयाबीन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए, आपका गन्ना एग्जाम में पूछा जाता है तो जलोढ़ मिट्टी की मुख्य फसल है, तंबाकू लाल पीली मिट्टी की, कपास काली मिट्टी की। अभी तक हमने 3 मिट्टियां पढ़ी। क्लियर है? आइए अब चौथी मिट्टी देखते हैं। कितने मिनट का वीडियो हो गया? जरा देखिए। हाँ, 48 मिनट का, फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आज हम ये 3 ही मिट्टियां पढ़ते हैं। इन अगली 3 मिट्टियां हम अगले वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाए दे रहा हूँ जो आपको छूट गया था। किसका? लाल पीली मिट्टी का। ठीक है। तो अपन ये अगर पश्चिमी क्षेत्र यहाँ से ऐसे छोड़ देंगे, ये क्लियर। तो ये जितना भूभाग बसता है ये किसका है? आपका लाल पीली मिट्टी का। अभी रुकिए, अभी मैं बना दूं, फिर इसके बाद आप बनाइएगा। लाइनिंग दिख रही है वीडियो में सर? अब यहाँ पे थोड़ा सा भूभाग अपन को छोड़ना है। ठीक है। क्योंकि ये जो भूभाग आएगा ये अपना लेटराइट मिट्टी का आएगा। ठीक है।
तो ये डायग्राम बना लीजिए, ये इधर छोड़ देना है पश्चिमी तट, और इसको अपन क्या बना देते हैं, लाल पीली मिट्टी। है ना। अब देखिए इधर वाला भाग मरुस्थलीय मिट्टी, ये आएगा आपका पर्वतीय मिट्टी वाला भाग। तो 2 यहाँ हो गई, 3 2 5, 3 मिट्टी और छोटे छोटे भूभाग पर पाई जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बने रहिए। मिट्टी के लिए तीनों वीडियो देखिए, इसके पहले वाला भी, आज भी और अगला वीडियो। मिट्टी से आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जो लोग रेगुलर रहते हैं वो लोग ध्यान से पढ़ें, जो नहीं रहते हैं वो हम उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।